क्या पैसा इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि उसे अपनी रगों में दौड़ने वाले खून की पहचान तक न रहे? एक ऐसी बेटी जिसने अपनी रईसी के नशे में अपने ही सगे बाप को सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया, और एक ऐसा बाप जिसने 30 सालों तक नौकर की वर्दी पहनकर अपनी ही औलाद की गालियां सही ताकि उसकी बेटी दुनिया की नज़र में एक राजकुमारी बनी रहे। आज की ये दास्तान सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसानियत वाकई मर चुकी है। शहर के सबसे वीआईपी इलाके में बना सिंघानिया मैंशन अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। इसके मालिक थे बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंघानिया। रुद्र प्रताप के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी इकलौती बेटी समीरा। समीरा ने जब से होश संभाला था उसने सिर्फ हुक्म चलाना सीखा था। उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी की जाती थी, चाहे उसके लिए करोड़ों खर्च क्यों न करने पड़े। लेकिन इसी लाड़ प्यार ने समीरा को एक ऐसी लड़की बना दिया था जिसके दिल में गरीबों के लिए सिर्फ नफरत और घृणा थी। इसी हवेली के एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहते थे दया काका। दया काका पिछले 30 सालों से सिंघानिया परिवार की सेवा कर रहे थे। उन्होंने समीरा को अपनी गोद में खिलाया था, उसे चलना सिखाया था, और जब उसकी माँ गुजर गई तो दया काका ने ही रातों को जागकर उसे लोरी सुनाई थी। रुद्र प्रताप के लिए दया सिर्फ एक नौकर थे, लेकिन दया काका के लिए समीरा उनकी पूरी दुनिया थी। दया काका की उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी और आंखों से अब धुंधला दिखाई देता था। लेकिन उनका काम करने का जज्बा कम नहीं हुआ था। वो सुबह 4 बजे उठते, हवेली की सफाई करते और समीरा के उठने से पहले उसकी पसंदीदा कॉफी तैयार रखते। लेकिन समीरा को दया काका के पुराने कपड़ों से बदबू आती थी। उसे उनके कांपते हाथों से चिढ़ थी। एक दिन की बात है, समीरा अपने कॉलेज के कुछ बहुत अमीर दोस्तों के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। वो अपनी नई विदेशी कार की तारीफ कर रही थी। तभी दया काका पानी की ट्रे लेकर आए। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे और जैसे ही वो मेज के पास पहुंचे उनका संतुलन बिगड़ गया। पानी का एक ग्लास समीरा के महंगे आईफोन और उसके ब्रांडेड कपों पर गिर गया। समीरा की सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। समीरा को लगा जैसे उसकी नाक कट गई हो। उसने बिना आव देखा न ताव उन 60 साल के बुजुर्ग दया काका के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि दया काका जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से खून निकलने लगा। समीरा वहीं नहीं रुकी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महंगी चीजों को हाथ लगाने की? तुम्हारी औकात एक कुत्ते से भी बदतर है। अगर अगली बार मेरी नजरों के सामने आए तो जेल भिजवा दूंगी। दया काका ने जमीन पर पड़े पड़े अपना फटा हुआ अंगोछा उठाया और बिना कुछ बोले अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगे। उन्हें वो रात याद आ गई जब समीरा पैदा हुई थी और उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि चाहे उनकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीत जाए पर उनकी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले। पर आज वही खुशी उनके गाल पर एक गहरे जख्म के रूप में छपी थी। उसी रात सिंघानिया मैंशन में एक बड़ी चोरी हो गई। समीरा के कमरे से करोड़ों के हीरे के जेवर गायब थे। समीरा ने तुरंत पुलिस बुलाई और सीधा उंगली दया काका की तरफ उठा दी। उसने कहा, ये उसी बुढ़े का काम है। आज मैंने उसे थप्पड़ मारा था, उसी का बदला लेने के लिए उसने चोरी की है। पुलिस दया काका के कमरे में पहुंची। वहां तलाशी ली गई तो जेवर तो नहीं मिले, लेकिन दया काका की एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। जैसे ही पुलिस ने उस पेटी का ताला तोड़ा, वहां कुछ ऐसे कागजात मिले जिन्हें देखकर पुलिस इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। उन कागजों में एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे पढ़कर रुद्र प्रताप सिंघानिया के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी और समीरा की पूरी पहचान मिट्टी में मिलने वाली थी। आखिर क्या था उन कागजों में? क्या दया काका वाकई एक नौकर थे या फिर इस कहानी का सबसे बड़ा त्याग अभी सामने आना बाकी था? जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पुरानी पेटी से निकले पीले पड़ चुके कागजों को पढ़ना शुरू किया, कमरे में खामोश मौत जैसा सन्नाटा छा गया। समीरा अभी भी गुस्से में फुफकार रही थी और दया काका को जेल भेजने की जिद कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने एक नजर दया काका पर। समीरा ने बिना कुछ बोले सबके सामने दया काका के उसी पुराने फटे हुए अंगोछे को पकड़ा और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने दया काका के वो पैर पकड़ लिए जिनमें विवाहियां फटी हुई थीं और जो धूल से सने थे। समीरा की चीख निकल गई, बापू, मुझे माफ मत करना, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मुझे पत्थर मारो पर बापू मत कहना, मैं इस पवित्र रिश्ते के लायक नहीं हूं। पूरी हवेली में समीरा के रोने की आवाज गूंजने लगी। दया काका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से समीरा के सिर पर हाथ रखा और सिसकते हुए बोले, बिटिया, एक बाप अपनी औलाद से कभी खफा नहीं होता। मैंने तुम्हें महलों में इसलिए नहीं भेजा था कि तुम मुझसे माफी मांगो। मैंने तो तुम्हें खुश देखने के लिए अपनी पहचान मिटाई थी। लेकिन समीरा का पश्चाताप अभी खत्म नहीं हुआ था।
उसने उसी वक्त अपने गले से वो हीरो का हार उतारा और अपनी महंगी कलाई घड़ी मेज पर रख दी। उसने रुद्र प्रताप की तरफ देखा और कहा, पापा, आपने मुझे पाला, मुझे सब कुछ दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपकी कर्जदार रहूंगी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि असली रईसी इन हीरो में नहीं बल्कि इस इंसान के पसीने में है जिसने मेरे लिए अपनी पहचान तक खो दी। समीरा ने फैसला किया कि वो अब इस महल में नहीं रहेगी। उसने कहा कि वो अब दया काका के साथ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहेगी और उनकी सेवा करेगी ताकि वो उस थप्पड़ का प्रायश्चित कर सके। रुद्र प्रताप ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि दया काका की आंखों में एक चमक थी, अपनी बेटी को वापस पाने की चमक। मगर कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। रुद्र प्रताप के बिजनेस पार्टनर और उनके कुछ लालची रिश्तेदार इस सच को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि अगर समीरा एक नौकर की बेटी साबित हो गई तो सिंघानिया साम्राज्य की संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाएगा। उन्होंने रातों रात एक ऐसी साजिश रची जिसने दया काका और समीरा की जान खतरे में डाल दी। आखिर क्या थी वो साजिश? क्या समीरा और उसके सगे पिता इस नई मुसीबत से बच पाएंगे? और क्या रुद्र प्रताप सिंघानिया समाज की परवाह किए बिना अपनी उस बेटी को अपना पाएंगे जो उनके खून की नहीं पर उनके दिल के सबसे करीब थी? हवेली के बाहर समाज की कड़वी बातों का शोर शुरू हो चुका था। रुद्र प्रताप के अपने सगे भाई और बिजनेस पार्टनर दिग्विजय ने उसी रात हवेली में कदम रखा। उसके हाथ में कुछ कानूनी कागज थे। दिग्विजय ने चिल्लाकर कहा, रुद्र, ये तमाशा बंद करो। अगर ये लड़की एक नौकर की औलाद है तो इसका सिंघानिया ग्रुप की एक पाई पर भी हक नहीं है। मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि तुमने एक गैर कानूनी वारिस को पालकर हमारे खानदान का अपमान किया है। रुद्र प्रताप सिंघानिया ने दहाड़ कर कहा, दिग्विजय, अपनी जबान को लगाम दो। समीरा मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। लेकिन दिग्विजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, कानून खून देखता है, भावनाएं नहीं। या तो इस लड़की और इस बुढ़े को अभी इसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारी सारी संपत्ति सील करवा दूंगा। समीरा ने देखा कि उसकी वजह से उस इंसान का साम्राज्य डूब रहा है जिसने 30 साल तक उसे पिता का साया दिया। उसने दया काका का हाथ पकड़ा और शांत आवाज में कहा, पापा, आप परेशान मत होइए। दिग्विजय चाचा सही कह रहे हैं। जहां सच्चाई आ जाती है वहां दिखावे की रईसी की जरूरत नहीं रहती। समीरा ने अपनी रेशमी साड़ी और गहने वहीं छोड़ दिए और दया काका की दी हुई एक साधारण सी सूती चादर ओढ़ ली। दया काका की आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, बिटिया, मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ छिन गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। समीरा ने मुस्कुराकर उनके हाथ चूमे और कहा, बापू, आज तक मेरे पास सब कुछ था पर सुकून नहीं था। आज मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरा बाप मेरे साथ है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जैसे ही समीरा और दया काका हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकलने लगे, दिग्विजय ने गुंडों को इशारा कर दिया। वो नहीं चाहता था कि समीरा जीवित रहे, क्योंकि उसे डर था कि रुद्र प्रताप बाद में अपनी वसीयत समीरा के नाम कर देंगे। सुनसान सड़क पर कीचड़ और बारिश के बीच कुछ नकाब मस्त हमलावरों ने दया काका और समीरा को घेर लिया। एक हमलावर ने लोहे की रॉड से दया काका पर हमला करना चाहा, लेकिन समीरा उनके आगे खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर मेरे पिता को छुआ भी। आज तक मैं कमजोर थी क्योंकि मैं रईस थी। आज मैं एक मजदूर की बेटी हूं। अब मुझे किसी का डर नहीं। समीरा ने सड़क पर पड़ा एक पत्थर उठा लिया। उसकी आंखों में वो आग थी जिसे देखकर हमलावर भी एक पल के लिए ठिठक गए। तभी वहां एक काली गाड़ी तेज रफ्तार से आई और उसमें से रुद्र प्रताप सिंघानिया बाहर निकले। उनके साथ पुलिस बल भी था। रुद्र प्रताप ने दिग्विजय की साजिश को भांप लिया था। वो आगे बढ़कर समीरा को गले लगाकर बोले, बेटी, तुम कहां जा रही थी? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा ये बाप तुम्हें इस भेड़िए के हवाले कर देगा? रुद्र प्रताप ने पुलिस की तरफ इशारा किया और दिग्विजय को उसी वक्त गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, आज से ये हवेली और ये सारा कारोबार दया समीरा ट्रस्ट का होगा। मैं अपनी सारी संपत्ति उस इंसान के नाम करता हूं जिसने वफादारी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे ये दुनिया सदियों तक याद रखेगी। लेकिन दया काका ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको फिर से रुला दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। बस एक विनती है, क्या मैं अपनी बेटी के साथ इस हवेली के बागीचे में फिर से वही छोटी सी झोपड़ी बना सकता हूँ? मैं अपनी औकात नहीं भूलना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी याद रखे कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। दोस्तों, क्या समीरा उस झोपड़ी में रह पाएगी? क्या समाज एक करोड़पति बाप और एक गरीब नौकर के इस साझे प्यार को स्वीकार करेगा?
और कहानी के आखिरी भाग में ऐसा क्या हुआ कि पूरे शहर की आंखों में आंसू आ गए। हवेली के आलीशान बागीचे में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनकर तैयार थी। लोग हैरान थे कि जहां बड़े बड़े रईस अपने बंगलों को और ऊंचा करने की होड़ में रहते हैं, वहीं सिंघानिया मैंशन के आंगन में ये झोपड़ी क्यों बनाई गई है। लेकिन ये झोपड़ी कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक बेटी का अपने पिता के प्रति प्रायश्चित और सम्मान का मंदिर थी। समीरा बदल चुकी थी। उसने अपनी महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर सब छोड़ दिए थे। अब वो सुबह जल्दी उठती, कुएं से पानी भरती और अपने हाथों से दया काका के लिए खाना बनाती। जिस बेटी ने कभी दया काका के हाथ का पानी पीने से मना किया था, आज वही बेटी उनके फटे हुए जूतों को अपने हाथों से साफ करती थी। एक शाम शहर के सभी बड़े लोग उस हवेली में जमा हुए। रुद्र प्रताप सिंघानिया ने एक बड़ा समारोह रखा था। सबको लगा कि शायद वे अपनी संपत्ति का कोई नया वारिस घोषित करेंगे। रुद्र प्रताप मंच पर आए और उन्होंने दया काका को अपने साथ खड़ा किया। उन्होंने कहा, आज से मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन इस साम्राज्य को संभालने के लिए मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसके पास सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि एक साफ दिल हो। उन्होंने समीरा की तरफ इशारा किया। समीरा आज एक साधारण सूती साड़ी में थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो तेज था जो करोड़ों के गहनों से भी नहीं आता। रुद्र प्रताप ने कहा, समीरा आज से मेरी कंपनी की मालकिन होगी, लेकिन एक शर्त पर। वो इस कंपनी का मुनाफा सिर्फ अमीर होने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि दया काका के नाम पर एक ऐसा फंड चलाएगी जिससे हजारों गरीबों की बेटियों को वो मुकाम मिले जो उन्हें कभी नहीं मिल सका। समीरा ने आगे बढ़कर माइक्रोफोन संभाला। उसकी आवाज में आज घमंड नहीं बल्कि एक भारीपन था। उसने कहा, मैं आज इस मंच से एक बात स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं 30 साल तक एक झूठ में जी रही थी, लेकिन उस झूठ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आज मुझे पता है कि मेरा खून क्या है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक वफादार नौकर की बेटी हूँ, और जिस हाथ से मैंने कभी अपने पिता को थप्पड़ मारा था, आज उसी हाथ से मैं शपथ लेती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक किसी गरीब का अपमान नहीं होने दूंगी। जैसे ही समीरा ने अपनी बात खत्म की, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लोग खड़े होकर उस बाप और बेटी के सम्मान में तालियां बजा रहे थे। उसी वक्त दया काका ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें चांदी की एक पुरानी पायल थी। उन्होंने कांपते हाथों से समीरा को वो पायल दी और कहा, बिटिया, तुम्हारी माँ ने ये तुम्हारे जन्म पर तुम्हारे लिए बनाई थी। उसने कहा था कि जब हमारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तब उसे ये पहना देना। आज मेरा वो सपना पूरा हुआ। समीरा ने सबके सामने झुककर दया काका के पैरों में वो पायल रखी और उनके चरण स्पर्श किए। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। इंसानियत आज उस आलीशान हॉल में मुस्कुरा रही थी। रुद्र प्रताप, दया काका और समीरा तीनों ने मिलकर उस रात एक नए सफर की शुरुआत की। वो हवेली अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थी, बल्कि रिश्तों की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी। समीरा ने साबित कर दिया कि इंसान अपनी पैदाइश से नहीं बल्कि अपने कर्मों और पश्चाताप से महान बनता है। दोस्तों, पैसा और रुतबा आज है और कल चला जाएगा, लेकिन अपनों का किया गया त्याग और उनकी दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। कभी भी किसी इंसान को उसके काम या उसकी गरीबी से मत आंकिए, क्योंकि क्या पता जिस पत्थर को आप पैरों की जूती समझ रहे हो वही आपके घर की सबसे मजबूत नींव हो। रिश्तों की कद्र जीते जी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पश्चाताप और आंसू ही बचते हैं।